बच्चों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी तो कर ही रहे होंगे ना, क्योंकि अब आपके घर पर ही हम विद्यालय लेकर आ गए हैं, है ना। अब तो काफी टाइम हो चला है, आपको पता भी होगा क्या क्या करना होता है। आपको अपना कॉपी और कलम लेकर बैठना होता है। पाठ पढ़ लेने के बाद घर पर ही अपने किताब से उसी पाठ को फिर से पढ़ना होता है। जो भी प्रश्न दिए गए हैं आपकी किताब में, उनका अभ्यास करना होता है। आप सभी इन कामों को कर रहे हैं ना? तो आइए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पिछले 2 दिनों से जैसा कि हम एक नए शो को आपके सामने लेकर के आए हैं, जो कि है युवा उद्यम कौशल शो, उसी का आगे का एपिसोड हम आज देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे, इसमें फिर से हमारे पास हैं काव्यल सेदानी और केतन सिंह, और सवालों के सिलसिले भी हैं। ये तो आपको बड़ा मजा आता होगा, है ना। आप सभी सवालों को नोट भी करते होंगे और अपने सही उत्तर को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भेजते भी होंगे। और यस ऐप तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। तो सवालों के सिलसिले के बाद कक्षा 9 के गणित का पाठ संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम विज्ञान का पाठ गति के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। अरे बोले तो तुम्हें आज मुन्ना भाई MBBS कहाँ से याद आ गए? अच्छी फिल्म है ना, लेकिन अरे आई लव द फिल्म, ब्यूटीफुल फिल्म। एक्चुअली मैं मुन्ना भाई का गाना जरूर गुनगुना रहा था, लेकिन एक बात बोलने की है। क्या? यही कि मुन्ना भाई की तरह बिंदास अपने मन की बात को बोलना कितना जरूरी होता है। होता है कि नहीं ये माँ? हाँ वो तो है, बहुत ज़रूरी है। पर मुझे लगता है कि कभी कभी शायद अपने मन की बात सबके सामने बोलना हम लड़कियों के लिए ना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। शायद तुम लड़कों के लिए इट्स ईजियर, बट हमको खुल के बोलने की इतनी आज़ादी कभी एक्चुअली मिली नहीं। पर ये भी सच है कि ज़माना तो बदल रहा है। अब सुनो इन नौजवानों के प्रश्न और फिर उस पर चर्चा करते हैं। हेलो DIY यूथ स्किल, मैं कुंदन कुमार मधुबनी ज़िले से और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूं और मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि हम वनों की कटाई को कैसे रोक सकते हैं। धन्यवाद। कुंदन जी, आप देश और दुनिया के वन की कटाई तब बंद करवाएंगे जब आप और करोड़ों युवा लोगों को प्रेरित कर पाएंगे कि वन ग्रह के फेफड़े हैं, लंग्स। और हम जानते हैं कि क्या होता है जब हमारे फेफड़े काम नहीं करते। या फिर आप सस्ता, टिकाऊ, ट्री फ्री पेपर यानी पेड़ मुक्त कागज का आविष्कार करें ताकि हम लोग पेड़ की कटाई कम कर दें। वेरी नाइस। हाय DIY यूथ स्किल, मैं पल्लवी कक्षा 11वीं की छात्रा मधुबनी से आज आपसे एक सवाल करने वाली हूँ। चलिए देखते हैं आप उसका जवाब दे पाते हैं या नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि हम जो टीवी चैनल पे समाचार देखते हैं वो सही है या नहीं, उनकी पुष्टि कैसे की जाती है? पल्लवी, आपके सवाल का बहुत शुक्रिया। मेरे राय में आप एक आर्टिकल या एक न्यूज़पेपर या वेबसाइट नहीं, 5-6 अलग अलग सोर्सेज से अपनी इंफॉर्मेशन लीजिए और पूरी तरह से सच को जान लीजिए। जितनी आपकी जानकारी गहरी होगी, उतनी ही गहरी आपके शब्द और ओपिनियंस होंगे। याद रहे, लाइफ में आपको अपने सवालों के जवाब अपने भीतर ही मिल जाएंगे, आपको बस सुनना है। तो चलिए इसी बात पे हम सुनते हैं आज के सवालों के सिलसिले। आपका पहला सवाल, अपनी बात कहना क्यों जरूरी है? अपनी बात कहने के लिए आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? क्या सिर्फ ऑनलाइन किसी चीज के बारे में जानकारी जुटाने को रिसर्च कह सकते हैं? जो भी आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, क्या वो सब कुछ सच होता है?
लड़कियां, लड़के, महिलाएं और पुरुष गुड न्यूज से संबंधित कौन से उद्यम शुरू कर सकते हैं जो पर्याप्त नहीं है? इस उद्यम को स्थापित करने के लिए आपको किन चीजों को ध्यान में रखना होगा? महिला पत्रकारों को मिलने पर कहानी की लड़कियों ने उनसे क्या कौशल सीखे? तो थे ये आज के हमारे सवालों के सिलसिले। आप अपने जवाब स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से हमें मैसेज कर सकते हैं या यस ऐप आपके स्मार्टफोन पे डाउनलोड करके आप हमें उसके द्वारा भी जवाब भेज सकते हैं। पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवल। तो देर किस बात की है, जवाब दीजिए, नॉवल जीतिए। काबिल, मेरे हिसाब से हर वो इंसान जो बिजनेस करता है या अपने करियर बनाने की कोशिश कर रहा है इस बात के इंपॉर्टेंस को समझता है कि अपने मन की बात कहना कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बिल्कुल। हम अपने शब्दों और आवाज से तो अपनी सोच को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो किसी मंच पर खड़े होकर स्पीच देना हो, स्कूल में ओरल एग्जाम देना हो या फिर जॉब का इंटरव्यू। हमारी इमेज हमारे शब्दों से ही तो बनती है। तुम एक्चुअली जब बोलते हो ना तो बहुत सारे बकवास में कभी एक हीरे जैसी लाइन भी बोल देते हो। दिस वाज सो गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप लोगों के लिए आज ब्रिटिश टेलीकॉम से हमारी दोस्त पूनम दुधेजा बजाज कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स शेयर करेंगी जिन्हें फॉलो करके आप भी एक बढ़िया पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। रौनक, आपको पता है हमें अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होता है? तो पहला होता है, आप जिस भी टॉपिक पे, जिस भी विषय में किसी के सामने अपना मैसेज रखने वाले हैं या उसके बारे में बात करने वाले हैं, कोशिश करो कि आप उसको अपना पूरी लगन से, पूरी प्रतिभा के साथ दिखाएं। जब आपका टैलेंट खुल के आता है तभी लोग आपके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ यहाँ पर, रौनक, आपके अंदर क्या टैलेंट है? मेरे में एक्टिंग का टैलेंट है। तो जरूर कोई फेवरेट एक्टर भी होगा। हाँ है, टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ, और टाइगर श्रॉफ की कौन सी फेवरेट मूवीज हैं आपकी? हीरोपंती, बागी की ऑल पार्ट्स। तो क्या हमें कोई एक डायलॉग सुनने को मिल सकता है? यस। सुनाओ। क्या करूँ यार, सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं, ये कौन सा डायलॉग है? मैंने नहीं सुना क्योंकि मुझे टाइगर श्रॉफ की मूवीज इतनी तो पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और अब हम अगली पॉइंट पे आते हैं। वन मोर। ओके। अभी तुमने स्टार्ट किया है। अरे अभी मैंने भी स्टार्ट किया है, मुझे भी टॉपिक पे बात करनी है आगे। तो बात करते हैं कि हमें अपने टॉपिक को कैसे सिंपल बनाना होता है। जब भी किसी भी टॉपिक पे बात करें उसको जितना सिंपल कर सके उतना अच्छा है और अपने ही टॉपिक पे कंसंट्रेट करें। जितना ज़रूरी हमें एक दमदार शुरुआत की होती है उतना ही ज़रूरी हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे दर्शक कौन है। अपने ऑडियंस के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा टॉपिक चुनोगे। जैसे अगर हम बच्चों के सामने हैं तो बच्चे कार्टून सुनने में बहुत मज़े लेते हैं, तो इसलिए कोई एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होना चाहिए बच्चों से बात करने के लिए। इसी तरह बाकी ऑडियंस के सामने ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक जिससे उनका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होता रहे। लेकिन आप जब भी कोई विषय चुनेंगे, चाहे वो कितना भी इंटरेस्टिंग हो, उसकी हमेशा पूरी जानकारी रखें, पूरी रिसर्च के साथ जाएं। अगर आप नहीं जाएंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आपकी पूरी तैयारी नहीं हुई है। ऐसा कब हो सकता है? जब सामने वाले को आपसे भी ज़्यादा उसी टॉपिक की जानकारी हो। तो इसीलिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार करके जाएं। पूनम का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं हम कि उन्होंने इतने सिंपल और इफेक्टिव टिप्स हम लोगों के साथ शेयर किए। आज थोड़ा रोल रिवर्सल करें? क्या? आज मैं एक शेर सुनाऊं? हाँ सुनाओ। तो सुनो ध्यान से। जी। आंखों में तेरी सागर है जैसे। वाह। आंखों में तेरी सागर है जैसे, तेरी खामोशियों में लफ्जों की लहरें उमड़ती हैं। अगर तूने दिल की बात कह दी होती तो शायद वो गहरे ख्वाब डूबे ना होते। क्या 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 बात है, क्या क्या बात। एक शेर में सुनाओ। शुक्रिया। छोटा सा शेर में सुनो। सुना दो। ओह गॉड, कीर्तन आ गया ना बकवास में वापस। लेकिन एक्चुअली बहुत डीप था भाई साहब, बहुत खूब बहुत खूब। शुक्रिया शुक्रिया। वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, स्पीक अप। मुझे वो जज्बा बहुत अच्छा लगता है। मन की बात को खुल के कह दो,
कम्युनिकेशन, नेगोशिएट करना, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, इन सभी के लिए खुल के बोलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये कोई रोक पाया है इन्हें आज तक? नहीं ना? कंट्रोल कर लेती हूँ मैं थोड़ा बहुत बस। कई बार खामोश रहकर हम अपने मन में रिग्रेट की जगह बना लेते हैं और फिर बाद में हमें लगता है कि काश मैंने वो बात बोल दी होती। हमें बचपन से ये बात सिखानी चाहिए कि सच और सही के लिए बोलना कितना ज्यादा जरूरी होता है, और ऐसी बातों में कई बार कन्फ्रंटेशन भी हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, तो उसके लिए भी एक कला है। प्यार से, तहजीब से, पोलाइटली, नज़ाकत से हम कह सकते हैं आई एम सॉरी लेकिन आप गलत हैं, या फिर माफ़ी चाहती हूँ लेकिन ये जो हो रहा है ना ये गलत है। इतना कह दो तो कम से कम अपने मन की बात बाहर निकलती है। बिल्कुल केतन, किसी के साथ डिसएग्री करने पे भी ना नजाकत हो सकती है। हाँ, वरना आपने वो टीवी न्यूज चैनल के डिबेट में तो देखा ही है, लोग कैसे एक दूसरे के ऊपर चीखते चिल्लाते हैं, अटैक कर लेते हैं। किस तरह से, मैं चुप रहिए, मैं बता रहा हूं, मेरी सुनिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बिल्कुल भरोसा ना करें। जब हम 4 लोगों के बीच अपने आइडियाज और ओपिनियन शेयर करते हैं तो उनका एकदम सच होना और निष्पक्ष होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए आप जिस भी टॉपिक पे बोलना चाहते हैं पहले उस पर जमकर रिसर्च कर लीजिए। व्हाट्सएप के रद्दड़ 2 कौड़िया मैसेजेस पे डिपेंडेंट मत रहिए। जो लोग रिसर्च और इंफॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं वो हर प्रोफेशन में सुपरस्टार्स बन सकते हैं। उनकी वैल्यू हमेशा दूसरों से ज्यादा ही रहेगी। एक ऐसा राइटर जो हमेशा अपने फैक्ट्स को क्रॉस चेक करता है, जो हमेशा एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन देता है, वो किसी भी न्यूज़पेपर या मीडिया चैनल के लिए एसेट ही रहेगा। और ऐसे लोगों की ज़रूरत केवल जर्नलिज्म ही नहीं, लीगल कंपनीज जहां कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग भी होती है। चाहे आप टीवी पे हो, वेबसाइट या न्यूज़पेपर पे, अगर आप फैक्ट्स को इंपॉर्टेंस देते हैं तो आप मास्टर ब्लास्टर हैं। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। मतलब अच्छा लेखक वही है जो कम शब्दों में अपनी बात या आइडिया कह सके। आज के सोशल मीडिया के जमाने में मंत्र हमेशा होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट। सही कहो, संक्षिप्त में कहो। बिल्कुल, और आज के ज़माने में ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता की जांच करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, इतने सारे न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट्स हैं और सभी पहले न्यूज़ देने की रेस में लगे रहते हैं। सबको एक्सक्लूसिव देना है और सबसे पहले देना है। इसीलिए शायद हर स्टोरी या फैक्ट्स को क्रॉस चेक या रीचेक करने का टाइम नहीं रहता। किसी ज़माने में हर न्यूज़पेपर टीम में रिसर्चर, राइटर, एडिटर होते थे जो लिखे गए फैक्ट्स को 2-3 बार चेक करते थे। आज हमारे पास उतना समय नहीं है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए ना। करेक्ट। जो हम लिखते हैं, कहते हैं, उसका असर कई हजार, कई लाख लोगों पर होता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा जो भी कहें, जो भी लिखें, वो 100% शत-प्रतिशत सच हो। और ये तभी मुमकिन है जब एक पूरी टीम मिल के साथ काम करे और सारे फैक्ट्स को अच्छे से चेक करके उन्हें फिर रिलीज करे। इंडिया में मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे अभी भी प्रिंट रीडरशिप यानी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए न्यूज़ का फेयर और सही होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हम वातावरण का भी ध्यान रखते हुए रिसाइकल्ड पेपर से न्यूज़पेपर और मैगजीन्स प्रिंट कर सकते हैं और ऑनलाइन और मोबाइल ऐप से न्यूज़ देने में तो सबकी भलाई है ही। मेरे पास एक बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया भी है। यंग राइटर्स और रिपोर्टर्स ने गुड न्यूज की एजेंसी चलानी चाहिए। सारे टीवी न्यूज चैनल्स पर अजीब अजीब सी खबरें होती हैं, बुरी खबरें होती हैं। जैसे मुझको 1-2 न्यूज याद है कि मतलब न्यूज चैनल शुरू हुआ, जैसी लगाया वैसी शुरू हो गया, देखिए ये एलियन खड़े हुए खेत में भैंस का दूध पी गई, कौन है ये एलियन? अरे मैंने तो एक बार ये भी सुना था, पटरी पर चल रही ट्रेन को टक्कर मारी कॉकरोच ने, ट्रेन हुई ध्वस्त। कौन कॉकरोच है ये, कहां से आया है? हल्क होगन है क्या है ये, रॉक है? सोशल मीडिया पे बहुत से नए लोग हैं
जो इंस्पिरेशनल और फील गुड न्यूज और स्टोरीज बनाते हैं। नई जनरेशन इसको अगर सीरियसली प्रेजेंट करे तो हम गुड न्यूज की एक लहर ला सकते हैं। न्यूज़, फैक्ट्स और ओपिनियंस के बिजनेस का सबसे अच्छा एंगल ये होता है कि इस प्रोफेशन के साथ आप दुनिया बदल सकते हैं। एक तरफ आप अपने ऑडियंस को एजुकेट भी कर सकते हैं और दूसरी ओर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बना सकते हैं। मेरा एक छोटा सा सुझाव ये है कि जब आप ये नई जनरेशन अपने न्यूज़ चैनल या मीडिया कंपनीज बनाएं तो उसमें 50% लड़कियों को जगह दें, जिससे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। साथ ही आप लोग नए जमाने की नई मीडिया बनाएंगे जहां सभी लोग 20 से 23 साल की उम्र तक के होंगे। और इसी टॉपिक पे हम आपको ले चलते हैं आज की ग्राफिक नॉवेल की एडवेंचर स्टोरी की तरफ। इस स्टोरी में प्रज्ञा और रुखसाना सच को ढूंढने निकल जाती हैं। ये दोनों लड़कियां चाहती हैं कि वो सारी दुनिया को खुलकर बता सकें कि उनकी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे वो सच और फैक्ट्स को ढूंढती हैं, अपने फोन पे इंटरव्यूज रिकॉर्ड करती हैं और सही सवाल पूछने से कभी कतराती नहीं हैं, सीख जाती हैं। जब लड़कियां आवाज उठाती हैं तो क्या होता है? विश्व सुनता है। हाँ, यह इस बारे में है कि जब लड़कियां बोलती हैं तो दुनिया कैसे सुनती है। प्रज्ञा और रुखसाना दो लड़कियां हैं जो हमेशा अपने आसपास और उनके साथ होने वाली हर चीज के बारे में सवाल पूछती हैं। रुखसाना प्रज्ञा से पूछती है, मुझे 18 साल की उम्र से पहले शादी क्यों करनी चाहिए? और माता पिता को दहेज क्यों देना चाहिए? रुखसाना पूछती है, जंगलों के पेड़ आग क्यों पकड़ रहे हैं? झीलें क्यों सूख रही है? गांव में इतना प्लास्टिक और कचरा क्यों है? हमारी जमीन क्यों सूखी हुई है? लड़कियां बोलना चाहती हैं और दुनिया को उन चुनौतियों के बारे में बताना चाहती हैं जिसका हर दिन वो सामना करती हैं। लेकिन वे ऐसा कैसे कर सकती हैं ये उन्हें नहीं पता है। फिर वे 4 बहादुर युवा महिलाओं से मिलती हैं जो पत्रकार हैं और जो समस्याओं को ढूंढती हैं जहां वे रहती हैं और उनका समाधान खोजती हैं। प्रज्ञा और रुखसाना उनसे सीखते हैं कि कैसे जानकारी को सही तरीके से इकट्ठा किया जाए, कैसे एक कहानी को पहचाना जाए और उस पर काम किया जाए, लोगों का इंटरव्यू कैसे लिया जाए, इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए उनके मोबाइल फोन का इस्तेमाल कैसे किया जाए और कैसे सही सवाल पूछे जाए। वे यह भी सीखती हैं कि सही और पेशेवर तरीके से कैसे कैमरे का इस्तेमाल करें। वे समाचार रिपोर्ट लिखना भी सीखती हैं। लड़कियां अपने वीडियो समाचारों को लिखती हैं और रिकॉर्ड करती हैं, जिससे लोगों में जागरूकता पैदा होती है। वे न केवल पत्रकारिता में नौकरी पाती हैं, बल्कि कुछ समय बाद वे अपने गांव में अपना अखबार भी शुरू करती हैं, जिससे वे पैसे कमाती हैं और समस्याओं का समाधान भी करती हैं। तो आप आज के बारे में क्या बोलेंगे? आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। यह कहानी एक्चुअली खबर लहरिया की रियल कहानी पर आधारित है, जिसकी शुरुआत 2002 में चित्रकूट उत्तर प्रदेश में एक अखबार के रूप में हुई थी। यह न्यूज़पेपर हिंदी, बुंदेली और अवधी भाषाओं में छपता है। इस समाचार पर रिसर्च, रिपोर्टिंग, राइटिंग, एडिटिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग पूरी तरह से गांव की महिलाओं के द्वारा किया जाता है भाई साहब। हाँ केतन, यू आर राइट। और अब पिछले 4 साल से वो मुख्य रूप से केवल एक वेबसाइट के फॉर्मेट में अवेलेबल है। महिलाएं इसके लिए सभी काम करती हैं, जिसमें वीडियो की शूटिंग और संपादन भी शामिल है। स्टार्टिंग में ये सिर्फ महिलाओं की खबरों का ही प्रकाशन था, लेकिन आज वे स्थानीय पॉलिटिकल, क्राइम और सोशल, एंटरटेनमेंट न्यूज भी कवर करते हैं, सब कुछ एक महिला के नजरिए से। अवार्ड विनिंग मीरा जाटव इसकी एडिटर इन चीफ हैं और शुरू से ही अखबार के साथ
काम करती आ रही हैं। मैं 16 सालों से देश के एकमात्र ग्रामीण महिला न्यूज एजेंसी को चला रही हूँ। हम देश के शोषित इलाकों से रिपोर्टिंग करते हैं और देश की शोषित महिलाओं को, जो ग्रामीण औरतें हैं, उनको प्रोफेशनल पत्रकार बनाते हैं। मैं रोज़ अपने घर से 30-40 किलोमीटर दूर बस, ऑटो और पैदल चलकर अपने नक्सल इलाकों की खबरें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत, रोड की स्थिति, घरेलू हिंसा का केस रिपोर्ट करती हूँ। मैं शिवहर जिले के एक छोटे से गांव से हूँ और मैं दिल्ली में न्यूज़ एडिटर हूँ। मेरे डेस्क पे हर रोज़ रिपोर्टर की तरफ से कई सारी खबरें आती हैं और जिनका चयन हमें यहाँ करना होता है। उनमें से हम 8 खबरें हर रोज़ पब्लिश करते हैं। वो डिसाइड करते हैं हम कि क्या मुद्दा है, क्या क्या खबरें आई हैं, किस तरह की खबर आई है, कौन सा अर्जेंट है और कौन सा हम किस टाइम पब्लिश कर सकते हैं। उसमें कई सारी खबरों में असर भी होता है। गाँव में स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर हुई है, कई गाँव में बिजली की सुविधा मिली है, सड़क बने हैं। तो इस तरह से यूपी और एमपी की जो छोटे छोटे गाँव की खबरें होती हैं, उसे हर महीने हम लगभग 10 लाख लोगों तक पहुँचाते हैं। इस विषय पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि विमेन को इक्वल और फेयर अपॉर्चुनिटी देकर ही हम दुनिया और वर्क एनवायरनमेंट्स को फेयर बना सकते हैं। नई जनरेशन्स औरतों को उनका सही हक दिला सकती है, क्योंकि एक औरत जब ऑफिस जाती है या किसी प्रोफेशन में काम करती है तो उसको अपने घर की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। घर का सारा काम भी वही करती है, बच्चे, बूढ़े, पति और परिवार का ख्याल भी रखती है और साथ ही साथ अपने ऑफिस का काम भी करती है। दूसरे देशों में औरतों के लिए स्पेशल हेल्थ केयर और चाइल्ड केयर होती है। इंडिया में ये फिलहाल अवेलेबल नहीं है, पर हम बदलाव ला सकते हैं। दुनिया आप पे कायम है। हाँ, वी आर वेटिंग ऑन यू, वी आर डिपेंडिंग ऑन यू। फेयर प्ले होना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में औरत घर और परिवार को सेटअप ही नहीं करती, लेकिन संभालती भी है। लेकिन उसको क्रेडिट देते वक्त ना आदमी के पीछे रखा जाता है। आदमी की ही तरह औरत भी जॉब करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, ट्रैवल करती है और साथ ही साथ अपना घर भी चलाती है। और ये कोई छोटा काम नहीं है। इसीलिए ना सिर्फ सोसाइटी बल्कि कंपनीज और ऑफिसेज ने भी औरतों को थोड़ा क्रेडिट और देना चाहिए और उन्हें पुरुषों के साथ साथ इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए, रिस्पेक्ट और पैसे भी देने चाहिए। मैं बस इतना चाहूंगा कि औरतों को ना हम उनकी इक्वल राइट्स, इक्वल हक देना सीख जाएं। इसी बात पे कहेंगे कि नारी शक्ति जिंदाबाद, गो गर्ल पावर। जी हाँ, सभी का शुक्रिया एंड सी यू सून। क्या सी यू सून? कहाँ चले? अभी रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है। हम आपको रिमाइंडर दिए बिना कैसे जा सकते हैं? आप हमारे सवालों का जवाब हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर दे सकते हैं और अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक की है तो आप अपना बिजनेस आइडिया या इस विषय से जुड़े अपने सवाल हमारे दूसरे नंबर पर वीडियो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम, नंबर, पता देना ना भूलें। पता चला तोरा सामान और कम मिल गया। तो फिलहाल हमको दीजिए इजाजत, आपसे जल्द मुलाकात होगी। मेरा नाम है केतन सिंह और मैं हूँ काव्या सिदानी। ओके, बाय बाय बाय। ओए, ये बताओ, तुम्हें पता है गोल्डन रूल क्या होता है? हाँ पता है ना, गोल्डन रूल अपना ये इधर से 2 गली छोड़ के जाएंगे ना तो गोल्डन रूल है, रहता है गोल्डन रूल। कुछ नहीं पता है तुम्हें, क्योंकि तुम दुनिया की सबसे बड़ी गोल्डन सी मिस्टेक हो, गोल्डन भूल हो तुम। गोल्डन रूल क्या है जानने के लिए आपको हमारा द युवा उद्यम कौशल शो देखना पड़ेगा, जहां हम आपको बताएंगे कि ये गोल्डन रूल होता क्या है। तो 2 गली छोड़ के रहता है वो कौन है? अच्छा, गोल्डन रूल नहीं है। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ संख्या पद्धति का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार,
संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। तो चलिए शुरू करते हैं हम वास्तविक संख्याओं से। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के समूह को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं की एक और परिभाषा होती है। वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 8, 9, 0, घटा 99, घटा 200, 5/2, 99/7, पाई, वर्गमूल 2 इत्यादि। ये सभी संख्याएं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उनमें से कुछ संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, कुछ संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, कुछ संख्याएं पूर्णांक हैं, कुछ संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और कुछ संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी हम संख्या रेखा पर प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सब को निरूपित कर सकते हैं और ये सभी क्या होंगे? वास्तविक संख्याएं। अब हम बढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार की तरफ। जब आप वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार करोगे विभाजन विधि से तो आपको दो प्रकार की स्थिति मिलेगी। पहली स्थिति है जब आपका शेष 0 हो जाता है। जैसे जब आप 7/8 का दशमलव प्रसार करोगे तो आपको मिलेगा 0.875। उसी प्रकार जब आप 1/2 का दशमलव प्रसार करोगे तो आपको मिलेगा 0.5। उसी प्रकार जब आप 639/250 का दशमलव प्रसार करेंगे तो आपको मिलेगा 2.556 इत्यादि। यानी ऐसी बहुत सारी वास्तविक संख्याएं हैं जिनका जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो हमें कुछ परिमित चरणों के बाद उनका शेष 0 मिलेगा। ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी स्थिति की तरफ, जहां हमारा शेष कभी 0 नहीं होगा। शेष 0 ना होने की भी दो स्थिति है। पहली स्थिति है जब हमें भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। जैसे 1/3। जब आप 1/3 का दशमलव प्रसार करोगे तो आपको मिलेगा 0.333 एंड सो ऑन। उसी प्रकार 1/7 का जब आप दशमलव प्रसार करेंगे तो आपको मिलेगा 0.142857, 142857 एंड सो ऑन। इस तरह के दशमलव प्रसार में आप देख रहे हैं कि अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो रहा है, जिसे हम पुनरावृत्ति अंक पर दंड से प्रकट करते हैं। जैसे 0.333 एंड सो ऑन को हम दिखाते हैं 0.3 दंड से। उसी प्रकार 0.142857, 142857 एंड सो ऑन को हम 0.142857 पर दंड से प्रकट करते हैं। अर्थात ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत आवर्ती। अब हम बढ़ते हैं शेष 0 ना होने की दूसरी स्थिति की तरफ, जहां भागफल में ना तो अंकों की पुनरावृत्ति होती है और ना ही यह कभी समाप्त होता है। जैसे वर्गमूल 2। जब आप वर्गमूल 2 का दशमलव प्रसार करेंगे तो आपको 1.41421 एंड सो ऑन मिलता जाएगा। उसी प्रकार पाई का दशमलव प्रसार होगा 3.1415 एंड सो ऑन। वर्गमूल 2 और पाई के कुछ चरणों के दशमलव प्रसार आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। आइए अब जानते हैं कि किन दशमलव प्रसार से हमें परिमेय संख्याएं मिलेंगी और किन दशमलव प्रसार से हमें अपरिमेय संख्याएं मिलेंगी। शांत दशमलव प्रसार से और अशांत आवर्ती से हमें परिमेय संख्याएं मिलेंगी और अशांत अनावर्ती से हमें अपरिमेय संख्याएं मिलेंगी।
चलिए कुछ उदाहरण से इस तथ्य को सिद्ध करते हैं। यहाँ पर हमें 3.142678 को यह दिखाना है कि ये एक परिमेय संख्या है। आप देख रहे हैं कि 3.142678 एक शांत दशमलव प्रसार है और हम 3.142678 को लिख सकते हैं 3142678 बटे 1000000, जहाँ 3142678 हो जाएगा हमारा P और 1000000 होगा हमारा Q। और आप देख रहे हैं कि Q हमारा 0 के बराबर नहीं है। इससे हमने यह ज्ञात किया कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। आइए बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ, जहां हमें दिखाना है कि 0.333 एंड सो ऑन, जो कि हो जाएगा 0.3 दंड एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हम नहीं जानते कि 0.3 दंड क्या है, इसलिए हम इसे x मान लेते हैं। तब x हो जाएगा हमारा 0.333 एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। तो हमें मिलेगा 10x बराबर 10 गुणे 0.333 एंड सो ऑन, जो कि हो जाएगा 3.333 एंड सो ऑन। 3.333 एंड सो ऑन को हम लिख सकते हैं 3 जोड़ 0.333 एंड सो ऑन। फिर हम 3 जोड़ 0.333 एंड सो ऑन को लिख सकते हैं 3 जोड़ x। तब हमें मिलेगा 10x बराबर 3 जोड़ x। x के लिए हल करने पर हमें मिलेगा 9x बराबर 3, जिससे x हो जाएगा हमारा 1/3, जो कि एक परिमेय संख्या है। इससे हमने यह सिद्ध कर लिया कि 0.333 एंड सो ऑन एक परिमेय संख्या है। अब हम 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। जब हम 1/7 का दशमलव प्रसार करेंगे तो हमें मिलेगा 0.142857 दंड, और जब हम 2/7 का दशमलव प्रसार करेंगे तो हमें मिलेगा 0.285714 दंड। क्योंकि इन दोनों दशमलव प्रसार में अंकों का एक पुनरावृत्त खंड प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम इन्हें अशांत आवर्ती कहेंगे। हमें इनके बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अपरिमेय संख्या यानी अशांत अनावर्ती, यानी उस संख्या का दशमलव प्रसार ना तो कभी खत्म होगा और ना ही उसके भागफल में अंकों की एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होगी। और आप यह जानते हैं कि किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब हमें ऐसी अपरिमेय संख्या ढूंढनी है जो 0.14 से ज्यादा हो और 0.28 से कम हो। इस प्रकार की संख्याओं का उदाहरण आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि है 0.150, 1500, 150000, 150000 एंड सो ऑन, या 0.1601, 00, 2, 0003, 00004 एंड सो ऑन इत्यादि। अब हम संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण करेंगे। वास्तविक संख्या का एक दशमलव प्रसार होता है, जिसकी सहायता से हम उन्हें संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो चलिए अब हम संख्या रेखा पर 2.66 का निरूपण करेंगे। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे और हम यह जानते हैं कि 2.66 2 और 3 के बीच की संख्या है। आइए हम 2 और 3 के बीच संख्या रेखा के भाग को ध्यानपूर्वक देखते हैं। मान लीजिए हमने इसे 10 बराबर भागों में बांट दिया है और प्रत्येक बिंदु को अंकित किया है। तब 2 के दाईं ओर का पहला चिन्ह 2.1 को निरूपित करेगा, दूसरा चिन्ह 2.2 को निरूपित करेगा
आदि आदि। हम यह जानते हैं कि 2.66 2.6 और 2.7 के बीच का अंक है। अब हम 2.6 और 2.7 के बीच की संख्या रेखा के भाग को ध्यानपूर्वक देखेंगे। मान लीजिए हमने इसे 10 बराबर भागों में बांट दिया है और इस भाग के प्रत्येक बिंदु को अंकित किया है। तब 2.6 की दाईं ओर से पहला चिन्ह होगा 2.61, दूसरा होगा 2.62 आदि आदि। और आप आसानी से देख सकते हैं कि 2.66 हमारा कहाँ स्थित है। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर 2.66 को निरूपित कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमने सीखा वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम गति के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि चाल क्या होती है। चाल को हम अंग्रेजी में स्पीड कहते हैं। फिर हम जानेंगे कि वेलोसिटी यानी कि वेग क्या होता है। इसके बाद हम एक समान गति और असमान गति पर चर्चा करेंगे और आखिरी में हम एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको कैसे पता चलता है कि कोई चीज तेज या धीरे जा रही है? ये बात का पता हम चाल से लगाते हैं। चाल से हम गति की दर को माप सकते हैं। अब दोस्तों, चाल को हम कैसे परिभाषित करें? चाल यानी कि कितनी तेजी से कोई चीज जा रही है। चाल को परिभाषित करने के लिए हमें चाहिए दूरी, जो कि किसी वस्तु ने तय किया हो और उस वस्तु ने उस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लिया है। अब मान लीजिए हमें इस साइकिल की चाल का हिसाब लगाना है। ये साइकिल 30 मीटर की दूरी को 2 सेकंड में तय करती है। तो चाल को हम दूरी बटे में टाइम से माप सकते हैं। तो हिसाब लगाने के बाद साइकिल की चाल होगी 15 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड चाल की यूनिट होती है। अब दोस्तों, हम वेग को समझ लेते हैं। अगर चाल के साथ उसकी दिशा भी हो तो हम उसको वेग कहेंगे। जैसे कि यह लड़का चलते हुए पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो वहां पर चाल भी है और एक दिशा भी है, तो ये हो जाएगा वेग। तो अब चलिए एक समान गति और असमान गति को समझ लेते हैं। अब दोस्तों, एक समान गति, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एक समान यानी स्थिर। फॉर एग्जाम्पल, ये बाइक इस रोड पर एक समान गति यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तो इसी गति को हम एक समान गति कहते हैं, जिसमें कि वस्तु बराबर दूरी तय करती है बराबर समय अंतराल। और असमान गति में इसका उल्टा होता है। उदाहरण के लिए, ये साइकिल यात्री पहले तो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक खाली रोड से जा रहा है, फिर इसे आगे कुछ भीड़ वाली जगह मिलती है। इसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है और आगे जाकर फिर इसकी चाल बढ़ जाती है। तो इसकी गति एक समान तो नहीं रही। तो इसी गति को हम असमान गति कहते हैं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और त्वरण को समझते हैं। अब दोस्तों, जब एक स्थिर गाड़ी में हम बैठे हों और अचानक से वो चलने लगे, तो हमें पीछे को धक्का लगता है, और अगर ब्रेक लगाया हो तो हमें आगे की तरफ धक्का लगता है, और हम किसी शार्प टर्न पर मुड़े तो भी हमें कुछ इस प्रकार से धक्का लगता है। तो हम कहते हैं कि त्वरण हो रहा है।
त्वरण तब होता है जब वेग बढ़ता है या कम होता है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये रेसिंग ट्रैक है और यहाँ पर गाड़ियाँ स्टार्ट पॉइंट पर खड़ी हैं। अब क्योंकि ये गाड़ियाँ खड़ी है तो इनका प्रारंभिक वेग होगा 0। फिर ये गाड़ियाँ गति पकड़ने लगी और इनका अंतिम वेग हुआ 150 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों यहाँ पर वेग बदल रहा है तो इसे हम कहेंगे त्वरण। चलिए दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है। मान लो कि ये गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर चाल से जा रही है और एक मोड़ आता है और वहां से ये मुड़ती है, तो क्या इस मामले में त्वरण होगा? हाँ दोस्तों, इस मामले में त्वरण होगा क्योंकि यहाँ पर गाड़ी की दिशा बदल रही है और जहाँ दिशा बदलती है उधर वेग भी बदलता है, इसीलिए त्वरण होगा। सरल भाषा में अगर जाने तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। अगर एक वस्तु t समय में अपनी प्रारंभिक वेग u को बदलता है अपनी अंतिम वेग v में, तो इसका त्वरण यानी कि a बराबर होगा v माइनस u बटे t। अब दोस्तों, अगर इस वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है और अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है और समय 5 सेकंड का लगता है, तो इस वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और घर से सॉल्व करके लाइएगा। अगली वीडियो में हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। धन्यवाद। डेली क्विज। क्वेश्चन नंबर 1। एक समान गति में गति डैश होती है। ऑप्शन ए त्वरित, ऑप्शन बी अस्थिर, ऑप्शन सी स्थिर, ऑप्शन डी अत्वरित। क्वेश्चन नंबर 2। औसत चाल का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए दूरी अपॉन में समय, ऑप्शन बी u प्लस AT, ऑप्शन सी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ऑप्शन डी कुल दूरी बटे में कुल समय। क्वेश्चन नंबर 3। त्वरण का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4। त्वरण का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए v माइनस u बटे में t, ऑप्शन बी a बराबर में u माइनस v बटे में t, ऑप्शन सी a बराबर v माइनस u बटे में s, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5। वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को डैश कहते हैं। ए अस्थिर गति, बी एक समान गति, सी असमान गति, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 सी, 2 डी, 3 डी, 4 ए, 5 बी। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ।
टीचर मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा।
राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यवहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspirareawards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो BEPC के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।